स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एम्पैथी क्लासेस 247 में। बच्चों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं प्रश्नावली 1D के सवाल। पिछली वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 1C के सवाल बताए थे। आज हम आपको बताएंगे प्रश्नावली 1D के सवाल। मैं आशा करता हूँ कि यदि आप वीडियो को यदि मन से वीडियो देखें तो आपको अवश्य पसंद आएगी, अवश्य अच्छी लगेगी। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना न भूलें। चैनल पर यदि नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए देरी न करते हुए हम शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली 1D के प्रश्न नंबर 1 को। आइए, पहला सवाल दिया हुआ है आपका, प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है। एक बार मैं सवाल पढ़ दे रहा हूँ। लिखा है, संख्या रेखा पर निम्नलिखित में से प्रत्येक के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। संख्या रेखा पर निम्नलिखित में से प्रत्येक के बीच की दूरी बताना है। पहला खंड दिया हुआ है -7 तथा 4। तो संख्या रेखा पर -7 और 4 के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। आइए थोड़ा सा हम संख्या रेखा आपको दिखा दें। ये हमारी संख्या रेखा है। इसमें हम यहाँ कहीं शून्य को दिखा देते हैं। शून्य के दाईं तरफ धनात्मक संख्याओं को दिखाते हैं, यानी धन पूर्णांकों को दिखाया जाता है, और बाईं तरफ ऋण पूर्णांकों को दिखाते हैं। बाईं तरफ ऋण पूर्णांकों को दिखाया जाता है। यहाँ आपका हो जाएगा -1, -2, -3, -4, -5, -6 और -7 हो जाएगा। तो -7 और 4 के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो दूरी है, ये दूरी हमें ज्ञात करना है, बीच की दूरी। अगर ऐसे हम देखें तो गिन के भी देख सकते हैं। यहाँ से अगर गिनना हम शुरू करें तो यहाँ से यहाँ 1 हुआ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अर्थात -7 और 4 के बीच की दूरी 11 इकाई होगी, 11 मात्रक होगी। दूसरा तरीका देखिए। अब दूसरा तरीका क्या है, कैसे -7 और 4 के बीच की दूरी हम ज्ञात करेंगे। इसके लिए बिल्कुल सरल, बिल्कुल आसान सा तरीका कि बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को माइनस कर दें, यानी बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को घटा दें, यानी दोनों संख्याओं का अंतर निकाल दें। तो दोनों संख्याओं का जो अंतर होगा वही दोनों के बीच की दूरी हो जाएगी। दोनों के बीच की दूरी हो जाएगी। तो क्या करेंगे, -7 और 4 के बीच की दूरी, -7 तथा 4 के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी। इसके लिए क्या करेंगे, 4 में से -7 को घटा देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 4 + 7 हो जाएगा, बराबर ये आ गया 11। तो संख्या रेखा पर -7 और 4 के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 11 होगी, 11 मात्रक होगी, 11 इकाई होगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए इसका दूसरा खंड देखते हैं। तो ये हमारा पहला खंड हो गया। दूसरा खंड देखते हैं। इसका दूसरा खंड ये दिया हुआ है, -7 तथा -7, -7 दिया हुआ है तथा -7 दिया हुआ है। तो पहले हम क्या करेंगे, माड चिन्ह हटा लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा या -7 तथा -7 का मतलब, अब यहाँ माड के अंतर्गत अगर कोई ऋणात्मक संख्या होती है तो हम उसे धनात्मक बना लेते हैं, और धनात्मक संख्या होती है तो धनात्मक रहती ही है। तो ये माइनस है तो इसे हम धनात्मक बना लेंगे। अर्थात -7 और 7 के बीच की दूरी हमें संख्या रेखा पर दिखानी है, ज्ञात करनी है। -7 और 7 के बीच की दूरी कितनी होगी। तो क्या करेंगे, -7 तथा 7 के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी।
क्या करेंगे, अभी बताए हैं आपको, हम बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को घटा लेंगे, अर्थात 7 में से -7 को घटा लेंगे। -7 घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 7 + 7 हो जाएगा और बराबर ये आ जाएगा हमारा 14। तो संख्या रेखा पर -7 और माड -7 के बीच की दूरी कितनी होगी, 14 मात्रक होगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अगला खंड देखते हैं इसका। अगला खंड तीसरा खंड दिया हुआ है, तीसरा खंड देख लेते हैं, -3 तथा 4। तीसरा खंड इसका दिया हुआ है -3 तथा 4। -3 और 4 के बीच की दूरी हमें बताना है, तो क्या करेंगे, -3 तथा 4 के बीच की दूरी संख्या रेखा पर बतानी है। संख्या रेखा पर कितनी होगी, तो क्या करेंगे, इसके लिए बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को माइनस कर देंगे, अर्थात 4 में से -3 को घटा देंगे। -3 के पहले माइनस लगा लेंगे तो 4 + 3 हो जाएगा बराबर 7 हो जाएगा। तो संख्या रेखा पर -3 और 4 के बीच की दूरी हमारी कितनी होगी, 7 इकाई होगी, 7 मात्रक होगी। ये आंसर हो जाएगा हमारा। आइए चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 1 का चौथा खंड दिया हुआ है। चौथा खंड इसका दिया है -1 तथा -2। -1 तथा -2 के बीच की दूरी हमें बताना है। तो -1 तथा -2 के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, -1 तथा -2 के बीच की दूरी हमारी हो जाएगी। अब इसमें छोटी संख्या कौन है, -2 है, और बड़ी कौन है, -1 है। तो -1 में से क्या करेंगे, -2 को घटा देंगे। -1 में से -2 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा -1 + 2 हो जाएगा, बराबर कितना बचेगा, 1 बच जाएगा। अर्थात -1 और -2 के बीच की दूरी कितनी होगी, 1 इकाई है। दोनों के बीच की दूरी 1 इकाई है। -2 के बाद बाईं ओर -1 आता है, 1 इकाई है दोनों के बीच की दूरी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 दूसरा सवाल देखते हैं। सवाल हम पढ़ दे रहे हैं एक बार। सवाल में लिखा हुआ है कि संख्या रेखा पर वे बिंदु ज्ञात कीजिए, संख्या रेखा पर वे बिंदु ज्ञात कीजिए या वे बिंदु प्रदर्शित कीजिए जो निम्नलिखित शर्तों को संतुष्ट करते हों। ठीक है, संख्या रेखा पर वे बिंदु ज्ञात कीजिए जो निम्नलिखित शर्तों को संतुष्ट करते हों। नीचे कुछ शर्तें दी गई हैं, कंडीशंस दिए हुए हैं, तो उन कंडीशन को संतुष्ट करने वाले बिंदुओं को हमें संख्या रेखा पर ज्ञात करना है। तो आइए शुरू कर रहे हैं। दूसरे का पहला खंड दिया हुआ है। दूसरे का पहला खंड, पहला खंड में लिखा है, पहले खंड में लिखा है mod x इज स्मॉलर देन 3, mod x इज स्मॉलर देन 3, ये लिखा हुआ है। तो बच्चों हम बता दें, mod के अंतर्गत चाहे ऋणात्मक संख्या हो या धनात्मक संख्या हो, हम उसका संख्यात्मक मान लेते हैं, निरपेक्ष मान लेते हैं। mod का मतलब ही होता है निरपेक्ष मान। तो यदि ये धनात्मक है, अर्थात x इज ग्रेटर देन 0 है, यदि x 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी होने का क्या मतलब, 0 से बड़ी होने का मतलब क्या है, अर्थात धनात्मक है। यदि x धनात्मक हो, ठीक है ना, अर्थात x क्या हो, धनात्मक हो। जब x धनात्मक होगा तब क्या हो जाएगा हमारा ये, तब ये क्या हो जाएगा, x इज स्मॉलर देन 3। जब x धनात्मक होगा तो x इज धनात्मक मान ले लेंगे x का, तो x इज स्मॉलर देन 3 हो जाएगा। हम मान ले रहे हैं ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। अब यदि x ऋणात्मक हो, यदि x क्या हो, ऋणात्मक हो, यदि x ऋणात्मक हो तो हमें क्या मिलेगा, तब -x इज स्मॉलर देन 3, -x इज स्मॉलर देन 3 होगा। अब क्या करेंगे, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अब इसको हम धनात्मक बना दें, यानी दोनों तरफ, इसके दोनों तरफ माइनस का गुणा कर दें, दोनों तरफ माइनस का गुणा कर दें, या ये वाला माइनस इधर कर दें, तो क्या होगा, ये अब हमारा x जो होगा प्लस हो जाएगा
और जैसे ही प्लस होगा, अब ये जो साइन है, ये जो चिन्ह है, ये अब ऐसे हो जाएगा, यानी x इज ग्रेटर देन -3 हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? ये चिन्ह बदल क्यों जाएगा? छोटा था, ये बड़ा का चिन्ह कैसे हो जाएगा? आइए हम यहाँ दिखाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए एक संख्या है हमारी -2 और एक संख्या है हमारी 5। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि -2 छोटी है 5 से, -2 छोटा है 5 से, अर्थात इसे हम ऐसे लिखेंगे -2 इज स्मॉलर देन 5। अब अगर हम इसमें भी और इसमें भी माइनस चिन्ह से गुणा कर दें, यानी दोनों के चिन्हों को बदल दें। अब इसको बना दें प्लस, इसको बना दें माइनस। तो अब बताइए कि 2 बड़ी है कि -5 बड़ी है? अब 2 बड़ी हो गई -5 से ना, अर्थात अब ये जो चिन्ह है अब ये बदल के ऐसे हो जाएगा, 2 इज ग्रेटर देन -5 हो जाएगा। तो बच्चों ये जब चिन्ह हम बदलते हैं तो ये साइन उलट जाएगा, ये छोटा का चिन्ह है तो बड़े का चिन्ह हो जाएगा, यानी x इज ग्रेटर देन -3 हो जाएगा। यानी x जो है -3 से क्या है? बड़ा है। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, या -3 इज स्मॉलर देन x, ऐसे भी लिख सकते हैं इसे, -3 इज स्मॉलर देन x, ऐसे भी लिखा जा सकता है। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर ये 2 है, तो अब जरा 1 और 2 को देखा जाए। समीकरण 1 व 2 से क्या मिलेगा हमें? समीकरण 1 और 2 से क्या मिलेगा? ध्यान से देखिए, -3 छोटा है x से और x छोटा है 3 से। 1 और 2 को मिला देंगे तो हमें ये मिलेगा -3 इज स्मॉलर देन x और x इज स्मॉलर देन 3, यानी x जो है वो -3 से बड़ा है लेकिन 3 से छोटा है। -3 से ये बड़ा है और +3 से ये छोटा है, यानी x का मान -3 और 3 के बीच कुछ भी हो सकता है। तब संख्या रेखा पर कौन से बिंदु होंगे जो इस शर्त को संतुष्ट करेंगे? वे कौन से बिंदु होंगे संख्या रेखा पर? आइए हम संख्या रेखा खींच दे रहे हैं। ये संख्या रेखा हो गई हमारी, यहाँ कहीं 0 दिखा देंगे। अब इस 0 के दाएं तरफ धन पूर्ण संख्याओं को 1 2 3 4 ऐसे करके दिखा देते हैं, और इधर बाईं ओर ऋण पूर्ण संख्याओं को दिखाते हैं -1 -2 -3। तो आइए -3 तक हमारा काम चल जाएगा। तो -3 ये है हमारा -3 और ये है हमारा 3। तो अगर इन बिंदुओं के हम नाम रख दें, मान लीजिए P और ये बिंदु हमारा Q है, तब संख्या रेखा पर कौन से वो बिंदु होंगे जो इस शर्त को संतुष्ट करेंगे? जो इस शर्त को संतुष्ट करेंगे तो P और Q के बीच, संख्या रेखा पर P और Q के बीच वे सभी बिंदु होंगे जो इस संबंध को, इस कंडीशन को, इस शर्त को संतुष्ट करेंगे। यानी -3 और 3 के बीच के सभी बिंदु, जो हम यहाँ बिंदु P और Q से जिन्हें दिखाए हैं, तो लिख देंगे अतः संख्या रेखा पर। इसलिए संख्या रेखा पर -3 तथा 3 के बीच, -3 तथा 3 के बीच, -3 तथा 3 के बीच का मतलब क्या हुआ? P एवं Q के बीच, P एवं Q के बीच, हाँ P एवं Q के बीच, P और Q को छोड़कर, यानी -3 और 3 को छोड़ करके, P और Q को छोड़ करके P एवं Q के बीच वे सभी बिंदु होंगे, वे सभी बिंदु होंगे, यानी वे सभी बिंदु सम्मिलित किए जाएंगे। वे सभी बिंदु सम्मिलित होंगे जो दी गई शर्त को संतुष्ट करेंगे, दी गई शर्त को संतुष्ट करेंगे। अच्छा,
तो संख्या रेखा पर -3 और 3 के बीच के सभी बिंदु होंगे जो इस शर्त को संतुष्ट करेंगे। अब आपको हम दिखा दें कि ये बिंदु जो है -3 और 3 के बीच जो भी बिंदु स्थित हैं वो बिंदु कैसे इस शर्त को संतुष्ट करते हैं। आइए, -3 के इधर दाईं ओर और 3 के बाईं ओर। अब आइए, अगर हम -3 के दाईं ओर चलिए -2 ही ले रहे हैं, x का मान -2 ही ले लें, तो mod -2 इज स्मॉलर देन 3 होगा कि नहीं होगा। देखिए ये शर्त हमारी संतुष्ट हो रही है कि नहीं। अब ये mod हटाएंगे तो 2 हो जाएगा, 2 इज स्मॉलर देन 3, तो बोलिए ये सही है कि नहीं। 2 छोटा है कि नहीं, 3 से छोटा है ना, तो ये हमारी शर्त पूरी हो रही है। कुछ भी ले लीजिए, -1 ही ले लीजिए, -1, तो -1 mod में रहेगा इज स्मॉलर देन 3 होगा कि नहीं, यानी 1 इज स्मॉलर देन 3, तो ये शर्त संतुष्ट हो रही है कि नहीं हो रही है। कुछ भी ले लीजिए -3 को छोड़ के, लेकिन अगर ये mod -3 इज स्मॉलर देन 3 लेंगे तो ये शर्त संतुष्ट नहीं होगी, यानी ये वाला जो बिंदु होगा P इस दी गई शर्त को संतुष्ट नहीं करेगा। तो संख्या रेखा पर कौन से वे बिंदु होंगे जो दी गई शर्त को संतुष्ट करेंगे। P और Q के बीच के जो सभी बिंदु होंगे वो बिंदु दी गई शर्त को संतुष्ट करेंगे, यानी x के जो मान होंगे वो -3 और 3 के बीच होंगे, जिन सभी मानों से ये शर्त हमारी संतुष्ट होगी। तो बच्चों, हम आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपको अवश्य समझ में आएगा, और हम यह भी आशा करते हैं ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। यह भी हम आशा करते हैं कि ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। आइए हम चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर दूसरे का दूसरा खंड देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 का दूसरा खंड देखते हैं। दूसरा खंड में क्या दिया हुआ है। दूसरा खंड दिया हुआ है mod x इज इक्वल टू √2। दूसरा खंड इसका दिया है mod x बराबर √2। तो आइए, जब x क्या हो, जब x धनात्मक हो, जब x धनात्मक हो तब क्या हो जाएगा हमारा, तब x बराबर √2 हो जाएगा, x बराबर √2 हो जाएगा। और जब x ऋणात्मक हो, जब x क्या हो, ऋणात्मक हो, जब x ऋणात्मक हो तब तो -x बराबर √2 हो जाएगा, या दोनों पक्षों में माइनस से गुणा कर देंगे तो x बराबर -2 हो जाएगा। अर्थात x के यही वो दो मान हैं, √2 और √2 और √-2, यही x के दो मान हैं संख्या रेखा पर जो इस शर्त को संतुष्ट करेंगे। अब संख्या रेखा पर -2 कहाँ होगा और ये √-2 कहाँ होगा और √2 कहाँ होगा, ये जरा देखिए। ये संख्या रेखा पर हम इनको प्रदर्शित कर रहे हैं। यहाँ 0, इसके बाद 1 और 2, इधर -1 और -2। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ हम बता दें आपको कि करड़ी में 2 जो है, अगर आपसे क्वेश्चन कर दिया जाए 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच एक अपरिमेय संख्या, तो 1 और 2 के बीच अपरिमेय संख्या लिखने का तरीका ये है, फार्मूला ये होता है। एक ठो अपरिमेय संख्या लिखनी हो तो हम क्या करेंगे, करड़ी में दोनों परिमेय संख्याओं का ये गुणा कर देते हैं, अर्थात करड़ी में 2। तो 1 और 2 के बीच एक अपरिमेय संख्या करड़ी में 2 है। तो करड़ी में 2 जो है 1 और 2 के बीच होगी, तो क्या हम 1 और 2 के ठीक मध्य में करड़ी में 2 को दिखा सकते हैं? तो नहीं दिखा सकते। ये उचित स्थान तो लगभग में ये हो सकता है, लगभग 1 और 2 के मध्य होगा, लेकिन बिल्कुल मध्य में ये नहीं होगा। अगर एक्यूरेट हम संख्या रेखा पर वह बिंदु ज्ञात करना चाहें तो करड़ी में 2 को हम ऐसे दिखाएंगे। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 0 से 1 तक की दूरी एक मात्रक है ना, एक मात्रक।
अब ये जितना लंबा रेखाखंड हमारा बन रहा है, इतना ही लंबा रेखाखंड एक और इसके लंबवत हम खींच दें, यानी ये एक इकाई है, एक इकाई और इसके लंबवत खींच दें। अब इसको इससे मिला दें, तो ये जो समकोण त्रिभुज एक बन रहा है, इसका ये कर्ण यानी समकोण त्रिभुज ओ ए बी का कर्ण ओ बी होगा, ओ बी का मान ही होगा कर्णी में 2। पाइथागोरस की प्रमेय आप जानते होंगे, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ओ बी का वर्ग बराबर ओ ए का वर्ग धन ए बी का वर्ग हो जाएगा, बराबर ओ बी का वर्ग बराबर 1 का वर्ग धन 1 का वर्ग, यानी 1 धन 1, ओ बी का वर्ग बराबर 2, इसलिए ओ बी बराबर कड़ी में 2 हो जाएगा। तो ये हमारा ओ बी जो होगा ये कड़ी में 2 होगा। अब प्रकार में क्या करेंगे, ओ बी दूरी भर के और ऐसे एक चाप लगा देंगे, ये चाप संख्या रेखा को जहाँ काटेगा यहाँ पर हमारा कड़ी में 2 होगा, यहीं पे हमारी करड़ी में 2 ये संख्या होगी। अब इस बिंदु का यदि हम नाम रख लें, कोई मान लीजिए Q है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार जैसे हम करणी में 2 को दिखाएं, उसी प्रकार हम माइनस करणी में 2 को भी दिखा सकते हैं। तो माइनस करणी में 2 अगर दिखाएं तो यहाँ से एक रेखाखंड हो जाएगा, यहाँ से लंबवत एक रेखा खंड खींच लेंगे एक इकाई का, यहाँ से मिला देंगे, एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा हमारा। और यही जो होगा करणी में 2 होगा, ये इसकी लंबाई जो होगी करणी में 2 होगी। प्रकार लेके यहाँ से चाप लगा लेंगे, तो यहाँ पे हमारा माइनस करणी में 2 हो जाएगा। अगर इस बिंदु का नाम P रख लें, तो संख्या रेखा पर यही 2 अभीष्ट बिंदु होंगे P और Q, यही 2 अभीष्ट बिंदु P और Q होंगे जो इस शर्त को संतुष्ट करेंगे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, संख्या रेखा पर अभीष्ट बिंदु कौन हुए, P और Q, जो इस शर्त को संतुष्ट करेंगे। तो ये रहा प्रश्न नंबर 2 का दूसरा खंड। आइए चलते हैं तीसरे खंड को देख लेते हैं। तीसरे खंड को देख लिया जाए। तीसरा खंड, इसका तीसरा खंड, तीसरा खंड देखते हैं। इसका तीसरा का खंड दिया है माड x/2, माड x/2 इज इक्वल टू 6 दिया है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या माड x इज इक्वल टू, ये तिरछा गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 12। अब आइए, यदि x धनात्मक हो, या जब x धनात्मक हो, यदि x क्या हो, धनात्मक हो, x धनात्मक हो, तब माड x जो होगा वो x हो जाएगा, अर्थात x बराबर 12 हो जाएगा। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये। और जब x ऋणात्मक हो, जब x ऋणात्मक हो, जब x ऋणात्मक हो, तब माइनस x बराबर 12 हो जाएगा यहाँ से, इसलिए x बराबर -12 हो जाएगा। x बराबर -12, यानी x बराबर 12 और x बराबर -12, 12 और -12, अर्थात संख्या रेखा पर कौन से वो बिंदु हो जाएंगे, कौन से बिंदु हो जाएंगे जो इस शर्त को संतुष्ट करेंगे, इस कंडीशन को संतुष्ट करेंगे। यहाँ 0 दिखा लेंगे, इधर 1 2 3 ऐसे डॉट करके, इधर 12 होगा ना, कहीं 12 होगा तो इधर 12 दिखा देंगे, और इधर -1 -2 ऐसे डॉट करके, इधर कहीं -12 होगा, -12। अब इस बिंदु का कोई नाम रख लें P और इस बिंदु का नाम रख लें Q। तो संख्या रेखा पर यही 2 बिंदु होंगे P और Q। ध्यान दीजिएगा, पहले खंड में हम क्या बताए थे आपको, पहले खंड में बताए थे -3 और 3 के बीच के सभी बिंदु, यानी -3 और 3 को छोड़ के। लेकिन यहाँ पर P और Q ही वो 2 बिंदु होंगे, बीच का कोई ऐसा बिंदु नहीं होगा जो इस कंडीशन को संतुष्ट करे, बीच में कोई ऐसा बिंदु नहीं होगा। अगर मान लीजिए -10 है, -10, तो क्या -10 इसको संतुष्ट करेगा, माड -10/2 बराबर 6 आएगा, कभी नहीं आएगा। अब इसका मान देखिए 6 आएगा, ये 10 हो जाएगा, माड हटाएंगे तो बटे 2 बराबर 5, कहाँ 6 आया। अर्थात P और Q के बीच संख्या रेखा पर कोई ऐसा बिंदु नहीं होगा जो इस कंडीशन को संतुष्ट करे। संख्या रेखा पर अभीष्ट 2 बिंदु कौन होंगे, P एवं Q होंगे, बस यही 2 अभीष्ट बिंदु होंगे जो इस कंडीशन को संतुष्ट करेंगे।
ठीक है, तो ये रहा आपका दूसरे प्रश्न का तीसरा खंड हैं। आगे दूसरे ही प्रश्न का एक खंड और दिया हुआ है, चौथा खंड, इसको जरा देखते हैं। दूसरे प्रश्न का चौथा खंड दिया हुआ है, 1 इज स्मॉलर देन x mod x और mod x इज स्मॉलर देन 2 दिया हुआ है 2। तो आइए, जब x क्या हो, धनात्मक हो, जब x धनात्मक हो, तो जब x धनात्मक होगा तो क्या मिलेगा हमें, ये देखिए, तब क्या मिल जाएगा हमें, 1 इज स्मॉलर देन x और x इज स्मॉलर देन 2। अब इसे हम दिखाते हैं, यानी x जो है 1 से तो बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है, यानी x का मान 1 और 2 के बीच में है। x का मान 1 और 2 के बीच होगा, 1 और 2 के बीच। आइए संख्या रेखा पर दिखा रहे हैं, 1 और यहाँ हमारा 2 हो जाएगा। तो 1 और 2 के बीच अगर इस बिंदु 1 का हम कुछ नाम रख दें, मान लीजिए बिंदु A है और इसका नाम बिंदु B रख दें, तो A और B के बीच के जो बिंदु होंगे, A और B के बीच के जो बिंदु होंगे वो इस कंडीशन को संतुष्ट करेंगे, यानी 1 और 2 को छोड़ करके। अतः A एवं B के बीच के बिंदु A और B के बीच के बिंदु अभिष्ट बिंदु होंगे जो दी गई कंडीशन को, दी गई शर्त को संतुष्ट करेंगे, हाँ, लेकिन इनको छोड़ करके, 1 और 2 को छोड़ के 1 और 2 के सभी बिंदु इस कंडीशन को संतुष्ट करेंगे। अब आइए कैसे संतुष्ट करेंगे, आपको संतुष्ट करा के हम दिखा रहे हैं। 1 और 2 के बीच के जो भी बिंदु हैं उन किन संख्याओं को प्रदर्शित करेंगे, जो 1 से बड़ी होंगी और 2 से छोटी होंगी। 1 से बड़ी संख्या मान लीजिए 1.2 है, 1.3, 1.4 है, यही ना होगी 1 और 2 के बीच। तो अब देखिए इस कंडीशन को ये संख्या संतुष्ट कर रही है कि नहीं, 1 इज स्मॉलर देन मॉड x और स्मॉलर देन 2। अब x के स्थान पर 1.2 हम रख दे रहे हैं, तो 1 इज स्मॉलर देन मॉड 1.2 स्मॉलर देन 2। देखिए ये शर्त सही है कि नहीं, संतुष्ट हो रही है कि नहीं हो रही है, बताइए। एक छोटा है, मॉड हटाएंगे तो 1.2 ही रहेगा ये, और ये छोटा है 2 से, बताइए ये कंडीशन सही है कि नहीं सही है। 1 छोटा है कि नहीं 1.2 से, 1.2 छोटा है कि नहीं 2 से, छोटा है ना, तो बताइए ये शर्त हमारी संतुष्ट हो रही है कि नहीं हो रही है। तो 1 और 2 के बीच, यानी बिंदु A और 2 के बीच के हुए सभी बिंदु होंगे जो दी गई कंडीशन को संतुष्ट करेंगे, यही बिंदु नहीं। और आइए यदि x क्या हो, x ऋणात्मक हो, यदि x ऋणात्मक हो तब क्या होगा, 1 इज स्मॉलर देन -x और -x इज स्मॉलर देन 2 होगा। अब आइए x को हम धनात्मक बनाने जा रहे हैं। अभी इसके पहले हम आपको बताए हैं कि जब चिन्ह बदलेंगे तो ये साइन बदल जाएंगे, ये चिन्ह भी बदल जाएंगे, इसका जब चिन्ह बदलेंगे तो ये चिन्ह भी बदल जाएंगे। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या 1 इज ग्रेटर देन x और x इज ग्रेटर देन, -1 इज ग्रेटर देन x हो जाएगा और x इज ग्रेटर देन -2 हो जाएगा, ठीक है। यानी x जो है -1 से तो छोटा है लेकिन -2 से बड़ा है, -1 बड़ा है x से और x बड़ा है -2 से, ठीक है। यानी -1 और -2 के बीच में है x,
तो संख्या रेखा पर कौन से बिंदु हो जाएंगे जो इस कंडीशन को संतुष्ट करेंगे। आइए यहाँ 0, यहाँ -1 और यहाँ -2 हो गया। तो -1 और -2 इनके बीच के जो भी बिंदु होंगे, अगर मान लीजिए इन दोनों बिंदुओं का हम नाम रख दें, मान लीजिए ये वाला बिंदु ए है और ये वाला बिंदु बी है, तो बिंदु ए और बी के बीच के जो सभी बिंदु होंगे, सभी बिंदु, वो सारे के सारे बिंदु इस शर्त को संतुष्ट करेंगे। ठीक है ना। ए और बी के बीच के सभी बिंदु, लेकिन हाँ ए और बी को छोड़ करके, आइए अब संतुष्ट करा के आपको दिखा रहे हैं। -2 और -1 के बीच के कोई भी बिंदु ले लीजिए, तो बताइए -2 और -1 के बीच की कोई भी हम संख्या लेंगे तो वो संख्या क्या हो सकती है। माइनस क्या हो सकती है, -2 से बड़ी संख्या को हमें लेना है, लेकिन -1 से छोटी संख्या को लेना है। तो -2 से बड़ी संख्या क्या हो सकती है, -1.5 हो सकती है, -1.4 हो सकती है। ये 1 से क्या है, छोटी है, लेकिन 2 से -1 से छोटी है, लेकिन -2 से बड़ी है। ये -2 के दाईं तरफ होगी, अब -1 के बाईं तरफ होगी। तो संख्या रेखा की विशेषता आप जानते हैं, संख्या रेखा पर दाईं ओर की संख्याएं बड़ी होती हैं, बाईं ओर की संख्याएं छोटी होती हैं। तो ये -2 के दाहिनी ओर है तो -2 से ये बड़ी है, -1 के बाईं ओर है तो -1 से ये छोटी है। ठीक है। तो आइए ये -2 और -1 के बीच एक संख्या है। अब आइए देखते हैं कि ये इस कंडीशन को संतुष्ट करती है कि नहीं करती है। देखिए अब यहाँ x के स्थान पर हम -1.5 रख देंगे, स्मॉलर देन 2। अब आइए देखिए ये शर्त जो दी गई है ये संतुष्ट हो रही है कि नहीं इस मान से। अब मान हटाएंगे तो ये हो जाएगा 1.5 और लेस देन ये 2। बताइए ये कंडीशन सही है कि नहीं सही है। एक छोटा है कि नहीं छोटा है 1.5 से, 1.5 छोटा है कि नहीं छोटा है 2 से, अर्थात संख्या रेखा पर वे बिंदु कौन हो जाएंगे, -2 और -1 के बीच के भी सभी बिंदु होंगे जो इस शर्त को संतुष्ट करेंगे। अतः इस प्रश्न का संपूर्ण हल हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का संपूर्ण हल क्या हो जाएगा, अतः संख्या रेखा पर कौन कौन से बिंदु -2 एवं -1 के बीच, -2 तथा -1 के बीच के सभी बिंदु तथा और किसके बीच के सभी बिंदु तथा 1 एवं 2 के बीच के सभी बिंदु, 1 और 2 के बीच के सभी बिंदु अभिष्ट बिंदु होंगे जो दी गई शर्त को संतुष्ट करेंगे। अतः इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, संख्या रेखा पर -2 और -1 के बीच के सभी बिंदु तथा 1 और 2 के बीच के सभी बिंदु यही अभीष्ट बिंदु होंगे जो दी गई शर्त को संतुष्ट करेंगे। बच्चों मैं आशा करता हूँ ऐसा आपको कोई नहीं बताएगा। आइए चलते हैं आगे। अब हम चल रहे हैं आगे, प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। तो हम आशा करते हैं कि ये आपको अवश्य समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया हो, यदि ना समझ में आए तो कमेंट में आप अवश्य बताइएगा। अगली वीडियो में हम पुनः एक बार इसे फिर से बता देंगे। अब आइए हम देरी न करते हुए चल रहे हैं आगे प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 में देखिए 3-4 खंड दिए हुए हैं इसमें भी, और कहा है निम्नलिखित संख्या युग्मों के बीच संख्याओं के जोड़े दिए गए हैं। 2-2 संख्याएं दी गई हैं और दोनों संख्याओं के बीच में हमें ये चिन्ह लगाने हैं। ये जो छोटा का चिन्ह माना जाता है और ये जो बड़ा का चिन्ह कहते हैं, और ये समता चिन्ह जो बराबर का चिन्ह होता है। इधर अगर मुंह के तरफ कोई संख्या लिखी है तो वो संख्या छोटी होती है, आज इधर खुला है उधर कोई संख्या लिखी है तो वो संख्या बड़ी होती है। ठीक है। तो ये और ये इन
चिन्हों का हमें प्रयोग करना है। आइए देखते हैं, इसका पहला खंड दिया हुआ है, तीसरे का पहला खंड लिखा है माड में लिखा है 7 - 2 और फिर यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया, इसी के स्थान पर हमें चिन्ह का प्रयोग करना है। फिर लिखा है माड 7 - माड 2, माड 7 - माड 2 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो एक संख्या हमारी ये है और एक संख्या ये है, दोनों के बीच में हमें ये अथवा ये चिन्ह लगा देना है। आइए तो पहले इसको देखते हैं, इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो माड 7 - 2 दिया हुआ है, ये बायां पक्ष ये दाहिना पक्ष, दोनों पक्षों का मान हम पहले निकाल लेंगे। तो ये बाएं पक्ष का मान कितना हो जाएगा हमारा, माड 7 - 2 है, माड हटाएंगे तो ये 7 माइनस, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, माड के अंदर ही घटा देंगे, 7 में से 2 गया हमारा 5 बच जाएगा। अब माड हटा देंगे तो ये हमारा 5 हो जाएगा। अब इसका दायां पक्ष देख लेते हैं, दायां पक्ष क्या है। दायां पक्ष हमारा है माड 7 - माड 2। अब ये माड हटा देंगे 7 हो जाएगा, माइनस इसका भी माड हटा देंगे 2 हो जाएगा, अर्थात ये आ गया हमारा 5। दोनों पक्ष बराबर आ गए, इसका मतलब इन दोनों के बीच में कौन सा मार्क लगेगा, कौन सा चिन्ह लगेगा, बराबर का चिन्ह लगा देंगे। इसलिए माड 7 - 2 बराबर माड 7 - माड 2, तो ये बराबर का चिन्ह इसमें लग जाएगा। आइए चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 3 का दूसरा खंड देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 का दूसरा खंड, 3 का दूसरा खंड देखिए, दूसरा खंड, दूसरे खंड में लिखा है माड में लिखा है 8 - -3, माड में लिखा है 8 - -3, ये माड के अंतर्गत लिखा है। इसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, माड में लिखा है 8 माइनस माड में 3 लिखा हुआ है, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। अब यहाँ लिखा है माड में -8, माड में -8 है ये पूरा, और फिर माइनस है, माड में -3 लिखा हुआ, ऐसे लिखा हुआ है। माड में -8 माइनस माड -3 लिखा हुआ है, माड में -8 लिखा है, ये सॉरी -8 नहीं, ये 8 लिखा हुआ है, माड में 8 लिखा हुआ है, माइनस माड में -3 लिखा हुआ है। अब इसमें देखना है कि कौन सा चिन्ह लगेगा, तो पहले इसको देखते हैं, माड 8 -3, पहले इसको देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी होगी। अब ये देखिए माड के अंदर ही क्या होगा 8, और ये माइनस है, इसके पहले माइनस लगा हुआ है, प्लस हो जाएगा, 8 + 3 हो जाएगा, बराबर ये माड के अंदर 11 हो जाएगा। अब माड हटाएंगे तो ये 11 हो जाएगा। अब इसको देखते हैं, माड 8 है माइनस माड -3 है, ठीक है ना, ये है, इसकी वैल्यू देखते हैं कितनी आएगी। अब ये देखिए माड 8 है और यहाँ माड -3 है, ये है, ये ब्रैकेट हटा दिए पहले, हाँ, तो अब ये माड हटाएंगे तो ये 8 आएगा। अब यहाँ देखिए ये माइनस लगा हुआ है, ये माड हटाएंगे तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये कितना आ जाएगा हमारा 8 - 3 अर्थात 5 आ गया। तो यहाँ हम देख रहे हैं 11 चूँकि बड़ा है 5 से, इसका मतलब ये जो संख्या है इस संख्या से बड़ी है, अर्थात कौन सा चिन्ह लग जाएगा, इसलिए माड 8 - -3, यहाँ बड़ा का चिन्ह लगा देंगे, ये बड़ी है संख्या इससे, अर्थात ये हो जाएगा हमारा माड 8 माइनस माड -3, ठीक है। तो यहाँ बड़ा का चिन्ह लग जाएगा। अब आइए चलते हैं आगे, प्रश्न नंबर 3 का तीसरा खंड देख लेते हैं। तीसरा खंड क्या दिया हुआ है, इसी का तीसरा खंड, तीसरे का ही तीसरा खंड। तीसरा खंड देखिए लिखा है, माड में लिखा है -9 - -3, माड में लिखा है -9 - -3, और फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, फिर है माड में -9 और माइनस माड 3 है, ब्रैकेट बना है, फिर माड में लिखा है -9, फिर यहाँ माइनस लगा हुआ है, फिर माड में 3 लिखा है, ऐसे लिखा है, माड में
-9 लिखा हुआ है, फिर माइनस लगा है, mod 3 है, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है। तो आइए पहले इसको देखते हैं ये कितना होगा। mod -9 -3 की वैल्यू कितनी होगी। अब ये देखिए mod के अंदर ही क्या होगा, -9 है -3 है, तो ये हमारा हो जाएगा -12 हो जाएगा, जोड़ लेंगे दोनों को, -12 हो जाएगा। अब mod हटाएंगे तो ये +12 हो जाएगा। इसको देखते हैं। अब ये छोटा कोष्टक के अंदर लिखा हुआ है mod में -9 है माइनस mod में 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, पहले ब्रैकेट हटा लेंगे। mod में -9, mod में -9 और माइनस mod 3। अब mod हटा देंगे, ये +9 हो जाएगा, ये माइनस इसी तरह रहेगा। अब इसका mod हटा देंगे 3 हो जाएगा, अर्थात ये 6 आ जाएगा। ये देख रहे हैं 12 बड़ा है 6 से, इसका मतलब यहाँ ये वाली जो संख्या है इस वाली संख्या से बड़ी होगी, अर्थात यहाँ कौन सा चिन्ह लग जाएगा, बड़ा का चिन्ह लगा लेंगे, यहाँ बड़ा का चिन्ह लगा लेंगे। तो हम आशा करते हैं कि ये भी आपको अवश्य समझ में आया होगा। प्रश्न नंबर 3 का लास्ट खंड दिया हुआ है, चौथा खंड देखते हैं। इसका चौथा खंड दिया हुआ है, लिखा है mod में 3 - 5, mod में लिखा है 3 - 5, mod 3 - 5 लिखा हुआ है, फिर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इसके बाद लिखा है mod में 3 - mod 5, mod में 3 लिखा है माइनस mod 5 लिखा है, ऐसे लिखा है। आइए देखते हैं, पहले इसको देखते हैं बाएं पक्ष को। mod 3 - 5 है, तो ये mod के अंदर ही घटा देंगे 3 में से 5, तो कितना बच जाएगा हमारा, -2 बच जाएगा। अब mod को हटा देंगे तो ये +2 हो जाएगा। अब इसको देखते हैं, mod 3 है माइनस mod 5 है, ये देखिए इसका mod हटाएंगे 3 हो जाएगा, इसका mod है ये माइनस इसी तरह रहेगा, इसका mod हटाएंगे ये 5 हो जाएगा। अब 3 में से 5 घटा देंगे तो -2 हो जाएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो 2 है वो -2 से क्या है, बड़ा है, अर्थात ये वाली जो संख्या है वो इस संख्या से क्या है, बड़ी है। तो कौन सा चिन्ह लगा देंगे, यहाँ भी हम ये बड़ा का निशान लगा देंगे, ये वाला चिन्ह लग जाए। तो बच्चों ये रहा है आपका प्रश्न नंबर 3। अब आइए चलते हैं हम आगे, प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 लिखा हुआ है, कड़ी में 2 और कड़ी में 3 के बीच 2 अपरिमेय संख्याएं लिखना है। प्रश्न नंबर 4, कड़ी में 2 तथा कड़ी में 3, कड़ी में 2 तथा कड़ी में 3 के बीच 2 अपरिमेय संख्या लिखना है। 2 के बीच 2 अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं लिखना है। कड़ी में 2 तथा कड़ी में 3 के बीच हमें 2 अपरिमेय संख्याएं लिखना है। तो कड़ी में 2 और कड़ी में 3 के बीच 2 अपरिमेय संख्याएं क्या हो जाएंगी, तो देखिए पहली अपरिमेय संख्या जो होगी, पहली अपरिमेय संख्या, पहली अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगी, 1 मिनट बच्चों। हाँ, तो कड़ी में 2 तथा कड़ी में 3 के बीच की 2 अपरिमेय संख्या हमें लिखना है। तो पहली अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगी। अब यहाँ हम 2 और 3 को देखें, 2 और 3 को जरा देखा जाए तो 2 और 3 के बीच की संख्याएं कौन कौन होंगी, 2.1, 2.2, 2.3, यही संख्या होंगी। इन्हीं को कड़ी के अंदर कर देंगे, अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। तो पहली अपरिमेय संख्या हमारी हो जाएगी कड़ी में 2.1। दूसरी अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगी, इसी प्रकार दूसरी अपरिमेय संख्या हमारी हो जाएगी कड़ी में 2.2। तो यही कड़ी में 2 और कड़ी में 3 के बीच 2 अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आइए चलते हैं आगे, प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, 5वें सवाल को देखा जाए। प्रश्न नंबर 5 क्या है, प्रश्न नंबर 5 एक बार सवाल हम पढ़ दे रहे हैं। प्रश्न नंबर 5 लिखा हुआ है, 2 और 2.5 के बीच 2 अपरिमेय संख्याएं लिखिए। 2 और 2.5 के बीच लिखना है, 2 तथा 2.5 के बीच, ठीक है ना। 2 तथा 2.5 के बीच 2 अपरिमेय संख्याएं,
दो अपरिमेय संख्याएं, दो अपरिमेय संख्याएं। तो दो अपरिमेय संख्याएं क्या हो जाएंगी? 2 और 2.5 के बीच। देखिए 2 के बाद यानी 2 से बड़ी लिखना है और 2.5 से छोटी लिखना है। तो 2 के बाद कौन सी दशमलव संख्या आएगी? 2.1 आएगी जो 2 से बड़ी होगी, लेकिन 2.5 से छोटी है। 2.1 आएगी, 2.2 आएगी, 2.3 आएगी, 2.4, ये सब संख्याएं आएंगी 2 और 2.5 के बीच। तो अपरिमेय लिखना है तो हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्याओं, जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं उनका जो दशमलव निरूपण होता है वो अशांत के साथ साथ अनावर्ती भी होता है। तो इसी को अशांत अनावर्ती के रूप में लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे? 2.01 भी लिख सकते हैं, चाहे 2.10 भी लिख सकते हैं। 10 के बाद 100, इसके बाद 100, डॉट 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 कर देंगे तो एक अपरिमेय संख्या ये हमारी हो जाएगी। दूसरी क्या हो जाएगी? दूसरी अपरिमेय संख्या, अब 2 चाहें तो 2 कर सकते हैं, 2.20, फिर 200, फिर 200, डॉट डॉट डॉट। तो ये हमारी दो अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी 2 तथा 2.5 के बीच। अब आइए हम चलते हैं आगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आइए हम चलते हैं आगे, प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या दिया हुआ, एक बार हम पढ़ दे रहे हैं सवाल। लिखा है 1 और 2 के बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 1 एवं 2 के बीच, 1 और 2 के बीच एक अपरिमेय संख्या लिखना है। एक अपरिमेय संख्या। तो बच्चों हम आपको बता दें, दो परिमेय संख्याओं के बीच एक अपरिमेय संख्या लिखने का ये तरीका होता है, ये फार्मूला होता है, करड़ी के अंदर दोनों परिमेय संख्याओं का आपस में गुणा कर देते हैं। तो 1 और 2 के बीच एक अपरिमेय संख्या हमें लिखना है, तो ये हो जाएगी करड़ी के अंदर 1 गुणे 2 हो जाएगा, अर्थात ये हमारा हो जाएगा करड़ी में 2। तो यही वह अपरिमेय संख्या है जो 1 और 2 के बीच होगी। तो 1 और 2 के बीच एक अपरिमेय संख्या हमारी हो जाएगी करड़ी में 2। अब आइए हम चलते हैं आगे, प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 लिखा हुआ है, जांच कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं परिमेय हैं अथवा अपरिमेय हैं। तो इन्हें सरल करने के बाद ही हमें पता चलेगा कि ये परिमेय हैं कि अपरिमेय हैं। तो पहले हम इन्हें सरल करेंगे। पहला खंड इसका दिया हुआ है करड़ी में 2 प्लस 2 और इसका होल वर्ग है। तो बच्चों आप जानते होंगे a प्लस बी का होल वर्ग क्या होता है? a वर्ग प्लस 2ab प्लस b वर्ग, या a वर्ग प्लस b वर्ग प्लस 2ab। तो ये इसी पर इसका होल वर्ग कर देंगे तो क्या होगा? करड़ी में 2 का वर्ग पहले होगा, करड़ी में 2 का वर्ग 2 होगा, प्लस 2 गुणे a गुणे b है, 2ab है, तो 2 गुणे करड़ी में 2 हो जाएगा, गुणे 2 हो जाएगा, प्लस 2 का वर्ग अर्थात 4 हो जाएगा। ठीक है ना, इस फार्मूले पर हुआ है, इस सर्वसमीका की सहायता से इसका वर्ग हुआ है। अब क्या होगा? ये देखिए 4 है और ये 2 है, जोड़ लेंगे 6 हो जाएगा। और यहाँ देखिए क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 करड़ी में 2 हो जाएगा। तो ये कैसी संख्या है? जो एक अपरिमेय संख्या है। जो एक कैसी संख्या है? अपरिमेय, जो एक अपरिमेय संख्या है। तो ये अपरिमेय कैसे है? अब यहाँ हम देख रहे हैं 6 परिमेय संख्या है और 4 करड़ी में 2 अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय और अपरिमेय का जो योगफल होता है वो अपरिमेय होता है। परिमेय और अपरिमेय का जो गुणनफल होता है वो भी अपरिमेय ही होता है। परिमेय और अपरिमेय का अंतर जो होता है वह भी अपरिमेय ही होता है। तो योगफल भी अपरिमेय होता है, गुणनफल भी अपरिमेय होता है, अंतर भी अपरिमेय ही होता है। तो इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। तो जब ये अपरिमेय संख्या है तो जो दी गई संख्या हमारी है करड़ी में 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये कैसी संख्या है? ये अपरिमेय है। तो ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय संख्या है, ये हमारा आंसर हो जाएगा अपरिमेय। ठीक है ना।
तो हमें जांच करना है कि दी गई जो संख्याएं हैं परिमेय है कि अपरिमेय है। तो पहला खंड में जो संख्या दी गई है ये हमारी अपरिमेय संख्या है। हम आशा करते हैं कि अवश्य आपको समझ में आया होगा। यदि कोई प्रश्न समझ में नहीं आता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में हम फिर से उस प्रश्न को और बेहतर ढंग से बताने का प्रयास करेंगे। यदि कोई सवाल नहीं समझ में आता है ठीक से तो कमेंट में अवश्य बताइएगा। आइए चलते हैं आगे। अब इसका दूसरा खंड देखते हैं। दूसरा खंड दिया हुआ है, एक कोष्टक में लिखा है 2 माइनस √2 और दूसरे कोष्टक में 2 प्लस √2 लिखा हुआ है। ठीक है ना, ये लिखा हुआ है। देखिए दोनों कोष्टकों का आपस में गुणा कर देना है। तो बच्चों साधारण गुणा भी किया जाता है और एक सर्वसमीका आप जानते होंगे, एक कोष्टक में a माइनस बी और एक कोष्टक में a प्लस बी, ये बराबर क्या होता है, ये a² माइनस b² हो जाता है, वर्गांतर हो जाता है। तो यहाँ देखिए अगर इसको a मान लें इसको b है तो ये a माइनस बी है और ये a प्लस बी है, तो वर्गांतर हो जाएगा, इस रूप में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 का वर्ग और माइनस करड़ी में 2 का वर्ग हो जाएगा बराबर 2 का वर्ग 4 और करड़ी में 2 का वर्ग 2 होगा बराबर ये आ गया 2, जो कैसी संख्या है, जो परिमेय है। जो परिमेय है तो ये परिमेय है, तो ये दी गई संख्या हमारी क्या होगी, परिमेय होगी। इसलिए 2 माइनस √2 इंटू 2 प्लस √2 ये कैसी संख्या होगी, परिमेय। तो ये हमारा आंसर होगा परिमेय, तो ये परिमेय होगी। ठीक है ना। तो ये रहा है आपका प्रश्न नंबर 7 का दूसरा खंड। अच्छा एक तरीका और आपको बता दें, साधारण गुणा भी किया जाता है। साधारण गुणा भी हम कर सकते हैं, ऐसे भी गुणा कर सकते हैं। 2 माइनस √2 इंटू 2 प्लस √2 दिया हुआ है। देखिए 2 को उठाइए, इन दोनों में गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4 हो जाएगा। इसका इसमें करेंगे तो प्लस 2 करड़ी में 2 होगा। माइनस करड़ी में 2 को उठाइए, दोनों में कर दीजिए, माइनस करड़ी में 2 का गुणा 2 में करेंगे तो माइनस 2 करड़ी में 2 होगा। माइनस करड़ी में 2 का प्लस करड़ी में 2 में होगा तो चिन्ह माइनस होगा और गुणनफल हमारा 2 हो जाएगा। ये कट जाएंगे, 4 माइनस 2 बराबर 2 आ जाएगा। तो साधारण गुणा भी कर सकते हैं, सर्वसमीका की सहायता से भी गुणा कर सकते हैं। तो ये रहा आपका दूसरा खंड। आइए चलते हैं आगे, तीसरा खंड को देख लेते हैं। इसका तीसरा खंड क्या दिया हुआ है, देखिए प्रश्न नंबर 7 का तीसरा खंड। तीसरा खंड में दिया है करड़ी में 2 प्लस करड़ी में 3 का होल स्क्वायर। करड़ी में 2 और प्लस करड़ी में 3 का होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो निश्चित रूप से यह परिमेय होगी। आइए देखते हैं, इसका वर्ग कर देंगे। वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा, a² प्लस b² प्लस 2ab। तो इसका स्क्वायर करेंगे 2 होगा, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे 3 होगा, और प्लस 2ab होता है तो 2 गुणे करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 3 होगा। ठीक है, तो ये बराबर है, ये हो गया हमारा 5 अब प्लस ये हो जाएगा हमारा 2 करड़ी में 6, जो क्या है, जो अपरिमेय है, जो अपरिमेय है। तो ये अपरिमेय है, परिणाम अपरिमेय है, तो दी गई संख्या भी क्या होगी, अपरिमेय होगी। लिख देंगे, इसलिए करड़ी में 2 प्लस करड़ी में 3 का होल स्क्वायर, ये कैसी संख्या है, ये अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय। तो हमारा आंसर हो जाएगा, ये अपरिमेय है, तो हमारा आंसर हो जाएगा अपरिमेय। ठीक है ना, आंसर अपरिमेय हो जाएगा। अब आइए चलते हैं आगे, एक खंड और इसका दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 7 का चौथा खंड। प्रश्न नंबर 7 का चौथा खंड लिखा हुआ है, थोड़ा सा लंबा है लेकिन आसान है। आइए देखते हैं चौथा खंड। एक कोष्टक में लिखा है 3 प्लस √2, एक ब्रैकेट में है 3 प्लस √2 और दूसरे ब्रैकेट में लिखा है 3 माइनस √2, 3 माइनस √2 लिखा है दूसरे ब्रैकेट में। तीसरे ब्रैकेट में लिखा दूसरे में 2 माइनस √3 लिखा है, 2 माइनस √3, ये जो है 2 माइनस √3 लिखा है। हाँ, तीसरे में लिखा है 3 माइनस √2। ठीक है ना। और चौथे में लिखा है 2 प्लस √3, 2 प्लस √3। आइए देखते हैं,
इसे हम सरल करेंगे पहले। तो क्या करेंगे, इस ब्रैकेट का गुणा इस ब्रैकेट में कर देंगे और इस ब्रैकेट का गुणा इस ब्रैकेट में कर देंगे और फिर उनका आपस में गुणा कर देंगे। तो इसका इसमें गुणा होगा तो क्या होगा, देखिए a प्लस बी a माइनस बी है, वर्गांतर होगा, अर्थात ये हो जाएगा हमारा 3 का वर्ग माइनस करड़ी में 2 का वर्ग, ये हो जाएगा। तो एक ठो गुणनफल ये मिल जाएगा हमारा, और गुणे दूसरा गुणनफल क्या मिलेगा, इसका इसमें करेंगे तो 2 का वर्ग हो जाएगा माइनस करड़ी में 3 का वर्ग हो जाएगा। अब ये वाला गुणनफल हमारा हो गया 9 माइनस 2, गुणे ये वाला गुणनफल हमारा हो गया 4 माइनस 3। अब ये 9 में से 2 गया 7 हो गया, और गुणा इसमें कर देंगे 4 में से 3 गया 1, अर्थात ये हमारा गुणनफल आ जाएगा 7, जो कैसा है, जो परिमेय है, परिमेय है। इसलिए ये संख्या हमारी पूरी क्या होगी, परिमेय होगी, परिमेय लिख देंगे तो आंसर हमारा इसका परिमेय हो जाएगा। अब आइए चलते हैं आगे, प्रश्न नंबर 8, 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है, एनसीईआरटी का प्रश्न है। नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर देना है हमें। नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, अब इनमें हमें सत्य और असत्य कथनों को बताना है, कौन सा कथन सही है कौन सा कथन गलत है। तो आइए देखते हैं पहला कथन, हम पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा जरा। पहला कथन दिया हुआ है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो बच्चों ये कथन हमारा सत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं सम्मिलित की जाती हैं। तो कोई भी वास्तविक संख्या, कोई भी अपरिमेय संख्या हो तो हम उसे वास्तविक संख्या कह सकते हैं। कोई परिमेय संख्या हो तो उसे भी हम वास्तविक संख्या कह सकते हैं। तो वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत परिमेय और अपरिमेय दोनों ही संख्याओं को सम्मिलित किया जाता है। तो इसलिए ये कथन हमारा सत्य होगा। कहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो ये कथन सही है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्या सम्मिलित की जाती है। तो ये पहला कथन हमारा सत्य है। आइए देखते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन लिखा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु करड़ी में यम के रूप का होता है, जहां यम एक प्राकृतिक संख्या है। काय की संख्या रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु, कोई भी बिंदु, इस रेखा पर कोई भी बिंदु इस रूप का होता है, जहाँ यम क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। यानी यम का मान क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, डॉट डॉट डॉट, ये यम के मान हैं। तो क्या प्रत्येक बिंदु, जितने भी बिंदु इस संख्या रेखा पर हैं, सभी को हम करड़ी में 1 या करड़ी में 2, करड़ी में 3 इनसे प्रदर्शित कर सकते हैं सभी बिंदु? तो ऐसा असंभव है, क्योंकि जहाँ जो बिंदु करड़ी में 2 और करड़ी में 3 को प्रदर्शित करने वाले बिंदुओं के बीच में होगा, जो बिंदु करड़ी में 2 और करड़ी में 3 को प्रदर्शित करने वाले बिंदुओं के बीच में जो बिंदु होगा, तो उसे हम करड़ी में यम के रूप में नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि 2 और 3 के बीच कहाँ कोई प्राकृतिक संख्या है। इसलिए संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु जो होता है वो करड़ी में यम के रूप का नहीं होता है, जबकि इसमें लिखा है कि करड़ी में यम के रूप का होता है। तो ये कथन हमारा क्या है, असत्य है। ये कथन हमारा असत्य है। आइए चलते हैं आगे। तीसरा खंड इसका लिखा हुआ है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ये कथन भी हमारा
असत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत तो परिमेय और अपरिमेय दोनों ही प्रकार की संख्याएं सम्मिलित की जाती हैं। तो कोई वास्तविक संख्या परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय भी हो सकती है। निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि वह अपरिमेय ही होगी। इसलिए ये कथन भी हमारा दिया गया कथन जो है ये क्या है, असत्य है। अब आइए हम चलते हैं आगे, प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं। 9वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 9, एक बार सवाल हम पढ़ दे रहे हैं। प्रश्न नंबर 9 लिखा हुआ है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो ये पूछा है कि क्या जो भी धनात्मक पूर्णांक होते हैं उनके वर्गमूल जो होते हैं वो अपरिमेय होते हैं? तो ऐसा नहीं है। सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। तो इस प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। और कहा भी है, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। हाँ, तो वह संख्या जैसे 4 है, तो वह संख्या 4 है। अब 4 का अगर हम वर्गमूल लेते हैं तो 4 का वर्गमूल हमें मिलेगा +-2, यानी +2 और -2। तो +2 भी परिमेय है और -2 भी परिमेय है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर ये हो जाएगा हमारा। एक उदाहरण ये 4 हो गया। इसी प्रकार हम 9 का भी उदाहरण ले सकते हैं। 9 का वर्गमूल भी अगर देखें, करणी में 9 का मान भी देखें तो +-3 होगा जो कि परिमेय है। ठीक है, इसका ये उदाहरण हो गया। 4 ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं, 16 ले सकते हैं, 25, 36, ये सब संख्याएं हैं, ये सब पूर्णांक हैं जिनका वर्गमूल जो होगा वो क्या होगा, परिमेय संख्या होती है। अब आइए चलते हैं आगे, प्रश्न नंबर 10 को देखते हैं। लिखा है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर करणी में 5 को कैसे निरूपित किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 10, करणी में 5 को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित किया जा सकता है। ये देखिए, करणी में 5, इसको संख्या रेखा पर हम कैसे प्रदर्शित करेंगे। ये देखिए, तो संख्या रेखा खींच लेंगे ऐसे। अब संख्या रेखा पर कहीं 0 दिखा देते हैं, इसके दाईं ओर धनात्मक संख्याओं को दिखाते हैं, धन पूर्णांकों को दिखाते हैं दाईं तरफ। मान लीजिए यहाँ हम 0 दिखा दिए, तो इधर 1 हो जाएगा हमारा, इधर 2 हो जाएगा, इधर हमारा 3 हो जाएगा, इधर ये 4 हो जाएगा ऐसे। तो करणी में 5 को हमें दिखाना है बच्चों। तो आइए ये सोचते कैसे हैं, क्या देखते हैं, कैसे करणी में 5 को हम दिखाएंगे। तो पहले हम देखेंगे कि क्या 5 को किन्हीं 2 संख्याओं के वर्गों के रूप में हम लिख सकते हैं, 2 संख्याओं के वर्गों के योग के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये हमें सोचना है कि 5 को हम किन 2 संख्याओं के वर्गों के योग के रूप में लिख सकते हैं। तो बताइए, 5 को हम किन 2 संख्याओं के वर्गों के योग के रूप में लिख सकते हैं। 5 को हम लिख सकते हैं 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग। 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग हो जाएगा 5। 1 का वर्ग 1 होगा, 2 का वर्ग 4 होगा, 5 हो जाएगा। अतः हमें क्या करना होगा, एक समकोण त्रिभुज बनाना होगा। समकोण त्रिभुज बनाना होगा जिसमें समकोण बनाने वाली भुजाओं को 1 इकाई और 2 इकाई रखना होगा। तो जब हम ऐसा करेंगे तो कर्ण अपने आप करणी में 5 इकाई लंबा हो जाएगा। तो आइए एक समकोण त्रिभुज हम बनाने जा रहे हैं। अगर यहाँ से हम 1 इकाई अगर दूरी ले लें तो कहाँ हम पहुँचेंगे, 0 से 1 तक पहुँचेंगे। 0 से 1 तक की दूरी कितनी हुई, 1 इकाई, 1 मात्रक। अब ये जितना भी लंबा रेखाखंड रहेगा, जितना लंबा रेखाखंड रहेगा स्केल से माप लेंगे। ये बराबर बराबर दूरियों पर संख्याओं को अंकित करते हैं। तो ये इस लंबाई को नाप लेंगे और इस लंबाई के दूना के बराबर, यानी इसकी दुगुनी लंबाई का इसके लंबवत एक रेखा हम खींच देंगे। एक रेखाखंड दूसरा रेखाखंड खींच देंगे। इस रेखाखंड की लंबाई कितनी होनी चाहिए, इस रेखाखंड के लंबाई की 2 गुनी होनी चाहिए। अगर इस रेखाखंड का नाम रख लें OA, इसका नाम रख लें AB, तो AB की लंबाई OA की लंबाई से दुगनी होनी चाहिए।
तो ये हमारा समकोण बन गया एक। अब अगर बी को ओ से मिला दें तो ये इस समकोण त्रिभुज का कर्ण होगा जिसकी लंबाई होगी करड़ी में 5। आइए दिखाते हैं। बोलिए समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस की प्रमेय जानते हैं। पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो OB का वर्ग बराबर हो जाएगा OA का वर्ग प्लस AB का वर्ग, अर्थात OB का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, OA का वर्ग का मतलब 1 का वर्ग प्लस AB का वर्ग का मतलब 2 का वर्ग बराबर 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 बराबर हो गया 5। वर्गमूल ले लेंगे तो इसलिए OB बराबर हो जाएगा हमारा करड़ी में 5। तो यही रेखाखंड OB जो होगा करड़ी में 5 को प्रदर्शित करेगा। अब क्या करेंगे, प्रकार उठाएंगे और अपने प्रकार में ये OB दूरी भर लेंगे और OB दूरी भर करके और ऐसे एक चाप लगा देंगे। ये चाप संख्या रेखा को जहां भी काटेगा वही वह बिंदु होगा, यही वह बिंदु होगा जो करड़ी में 5 को प्रदर्शित करेगा, अर्थात यहीं पे हमारा होगा करड़ी में 5। इस प्रकार करड़ी में 5 का प्रदर्शन संख्या रेखा पर हो गया। तो बच्चों ये रहा है आपका प्रश्न नंबर 10। तो हम आशा करते हैं कि ये प्रश्न भी आपको अवश्य समझ में आया होगा। तो बच्चों आज की वीडियो का ये रहा आपका अंतिम सवाल और ये प्रश्नावली का आपका 10वां सवाल। अगली वीडियो में हमारी आपकी फिर मुलाकात होगी इसी प्रश्नावली के प्रश्न नंबर 11 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।